नमस्कार दोस्तों। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई देश समुंदर को ही खाली करने की कोशिश करे? एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट शुरू करे जिसका मकसद हो समुंदर से अरबों खरबों लीटर पानी पंप करके उसे हजारों किलोमीटर दूर अपने सूखे शहरों तक पहुंचाना। आप सोचेंगे ये तो किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट लगती है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई है ईरान की। एक ऐसी सच्चाई जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। आज से कुछ साल पहले ईरान ने पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी से बेइंतहा पानी पंप करना शुरू किया और ठीक 4 साल बाद जो नतीजा सामने आया वो सच में शॉकिंग था। आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया? इस अजीमोशान प्रोजेक्ट का अंजाम क्या हुआ और इस पूरी कहानी में हमारे देश भारत के लिए क्या सीख छिपी है? चलिए शुरू करते हैं ये रोचक सफर और जानते हैं उस प्रोजेक्ट की हकीकत जिसने फारस की खाड़ी का फ्यूचर ही दांव पर लगा दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। ईरान का वाटर क्राइसिस, आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईरान ने इतना बड़ा, इतना कंट्रोवर्शियल कदम उठाया ही क्यों? इसका जवाब है पानी। जी हां, पानी की भीषण कमी। ईरान, जो एक समय अपनी बहती नदियों और झीलों के लिए जाना जाता था, पिछले कुछ दशकों से जबरदस्त वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। क्लाइमेट चेंज, लगातार पड़ता सूखा और गलत वाटर मैनेजमेंट ने देश के बड़े हिस्से को रेगिस्तान में बदल दिया है। ईरान की मशहूर झील लेक उर्मिया, जो कभी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, आज लगभग 90% सूख चुकी है। नदियां नालों में तब्दील हो गई हैं और जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म हो रहा है। ऐसे में करोड़ों की आबादी और बढ़ती इंडस्ट्रीज के लिए पानी लाएं तो लाएं कहां से? इसी मजबूरी ने ईरान को एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ धकेला जिसके बारे में पहले सिर्फ सोचा जाता था, समुंदर के पानी को मीठा बनाकर इस्तेमाल करना। द ग्रैंड प्लान, समुंदर से शहर तक पानी का सफर। इस पानी की समस्या से निपटने के लिए ईरान ने एक निहायत ही एम्बिशियस प्लान बनाया। प्लान था पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन के खारे पानी को डिसैलिनेट करके, यानी उसे पीने लायक मीठा पानी बनाकर देश के अंदरूनी सूखे इलाकों तक पहुंचाना। यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इसमें समुंदर के किनारे विशाल डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए जो रोजाना करोड़ों लीटर पानी को साफ कर सकते हैं। फिर इस पानी को देश के सेंटर में स्थित शहरों और इंडस्ट्रियल जोन्स तक पहुंचाने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस का जाल बिछाया गया। इस प्रोजेक्ट का स्केल इतना बड़ा था कि इसे ईरान का अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जाता है। सोचिए, समुंदर से पानी उठाना, उसे साफ करना और फिर उसे पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच से पंप करके 1000 किलोमीटर दूर तक ले जाना। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल था, लेकिन इसकी एक कीमत भी थी। 4 साल बाद नतीजा हैरान करने वाला। प्रोजेक्ट शुरू हुआ और तेजी से काम आगे बढ़ा। 4 से 5 साल के अंदर इसके नतीजे सामने आने लगे और वो सच में शॉकिंग थे, लेकिन 2 अलग अलग तरीकों से। पहला शॉक, द सक्सेस। सबसे पहला शॉक तो एक पॉजिटिव शॉक था। ईरान सच में यह कर दिखाने में कामयाब हो रहा था। जो शहर पानी के लिए तरस रहे थे, वहां पानी पहुंचने लगा। सूखे इलाकों में नई इंडस्ट्रीज लगने लगी। इस प्रोजेक्ट ने ईरान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को एक नई जान दी और लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखाई। ये इंसानी जज्बे और टेक्नोलॉजी की जीत थी। दूसरा शॉक, द एनवायरमेंटल डिजास्टर। लेकिन असली शॉकिंग रिजल्ट दूसरी तरफ था, यानी इसका पर्यावरण पर असर। डिसैलिनेशन प्रोसेस में होता यह है कि आप पानी से नमक निकालते हैं, लेकिन यह निकला हुआ नमक जाता कहां है? इसे बचे हुए पानी के साथ, जिसे ब्राइन कहते हैं, वापस समुंदर में ही छोड़ दिया जाता है। यह ब्राइन समुंदर के आम पानी से कई गुना ज्यादा नमकीन और गर्म होता है। जब करोड़ों लीटर ब्राइन रोजाना पर्शियन गल्फ में गिरने लगा, तो खाड़ी का इकोसिस्टम बिगड़ने लगा। समुंदर का पानी और ज्यादा खारा हो गया, जिससे वहां के नाजुक मरीन लाइफ जैसे कोरल रीफ्स और मछलियों की कई प्रजातियां मरने लगीं। पर्शियन गल्फ एक सेमी एनक्लोज्ड सी है, यानी इसका पानी अटलांटिक या पैसिफिक जैसे बड़े महासागरों की तरह आसानी से सर्कुलेट नहीं होता। इसलिए यह पोल्यूशन वहां जमा होता गया और धीरे धीरे समुंदर को एक सॉल्टी सूप में बदलने लगा। तो एक तरफ इंसानी बस्तियां बच रही थीं, तो दूसरी तरफ समुद्री जीवन बर्बाद हो रहा था। इस कहानी में इंडिया कहां है? अब आप सोचेंगे कि ईरान की इस कहानी से हमारा यानी भारत का क्या लेना देना? दोस्तों, लेना देना है और बहुत गहरा है। ईरान की तरह
भारत भी एक विशाल देश है और यहाँ भी पानी की समस्या बहुत गंभीर है। हमारे कई बड़े शहर जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली डे जीरो के खतरे का सामना कर चुके हैं, यानी वो दिन जब नलों में पानी आना बंद हो जाएगा। इससे निपटने के लिए हमने भी डिसैलिनेशन का रास्ता अपनाया है। चेन्नई में पहले से ही बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स काम कर रहे हैं, जो शहर की पानी की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। मुंबई में भी एक विशाल डिसैलिनेशन प्लांट बनाने की प्लानिंग चल रही है। ईरान की कहानी हमारे लिए एक सबक है, एक वार्निंग है। ये हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी से हम पानी तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या होगी, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। हमारे पास ईरान से कहीं ज्यादा लंबी कोस्टलाइन है। अगर हम भी बिना सोचे समझे बड़े पैमाने पर डिसैलिनेशन करने लगे और ब्राइन को वापस समुद्र में फेंकने लगे, तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का हाल भी पर्शियन गल्फ जैसा हो सकता है। हमारे मछुआरों की रोजी रोटी और हमारा रिच मरीन इकोसिस्टम खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इंडिया को ईरान के अनुभव से सीखते हुए ऐसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर काम करती है, यानी जो ब्राइन को समुद्र में फेंकने के बजाय उसे भी प्रोसेस करके उसके मिनरल्स को अलग कर दें। यह महंगा जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सही रास्ता है। सिर्फ ईरान नहीं, पूरा गल्फ रीजन खतरे में। यहां एक और चिंता की बात यह है कि फारस की खाड़ी को ड्रेन करने वाला अकेले ईरान नहीं है, बल्कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देश तो डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में दुनिया में सबसे आगे हैं। उनकी पूरी इकोनॉमी और लाइफस्टाइल ही समुद्र से बनाए गए मीठे पानी पर निर्भर है। ये सभी देश उसी छोटी सी पर्शियन गल्फ से पानी ले रहे हैं और ब्राइन वापस उसी में डाल रहे हैं। इस क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी सबके द्वारा मिलकर किए जा रहे पोल्यूशन का असर बहुत ही भयानक हो सकता है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ दशकों में पर्शियन गल्फ इतना नमकीन और पोल्यूटेड हो जाएगा कि वहां मरीन लाइफ का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा और शायद पानी को डिसैलिनेट करना भी आसान नहीं रहेगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर देश अपनी जरूरत के लिए समुद्र को नोच रहा है, ये भूल कर कि अगर समुद्र ही मर गया तो उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। भविष्य की चुनौती, विकास या विनाश। तो दोस्तों, ईरान की ये कहानी हमें एक दो राहे पर लाकर खड़ा करती है। एक तरफ इंसान की जरूरतें हैं, पीने का पानी, शहरों का विकास, और दूसरी तरफ है हमारी नेचर, हमारा पर्यावरण, जिसे हम अंधाधुंध विकास की भेंट चढ़ा रहे हैं। ईरान का प्रोजेक्ट एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है। ये हमारी समस्या सुलझा भी सकती है और एक नई बड़ी समस्या पैदा भी कर सकती है। सवाल यह है कि क्या हम इंसान कभी ऐसा बैलेंस बना पाएंगे जहां हम अपनी जरूरतों को भी पूरा करें और इस प्लेनेट को भी बचाएं? क्या हम ईरान की गलती से सीख लेंगे या हम भी विकास के नाम पर वही रास्ता चुनेंगे? इसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पानी की कमी को पूरा करने के लिए समुद्र के इकोसिस्टम को दांव पर लगाना सही है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। जय हिंद।